बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फ़ाइज़ा बुखारी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सियासत का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर लड़ाई की जाए, या पीडीएम जैसी तहरीक को मुतारफ़ कराया जाए, या कंटेनर के ऊपर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ शोर किया जाए कि अवाम को उनका हक दिया जाए? सियासत नाम है तो लोगों को सर्व करने का, उनके दुख और दर्द में शामिल होने का, उनको रिलीफ पहुंचाने का, उनका ख्याल रखने का। आज मैं मौजूद हूँ सुंदस फाउंडेशन। आज चलते हैं और देखते हैं कि सुंदस फाउंडेशन क्या कर रही है, और सुंदस फाउंडेशन के साथ मुन्नू भाई का क्या रिश्ता है, और यहाँ पर किस तरह बच्चों का इलाज किया जाता है और किन बच्चों का इलाज किया जाता है। ये सब जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इस वक्त मौजूद हूँ सुंदस फाउंडेशन में। सुंदस फाउंडेशन क्या काम कर रही है और यहाँ पर ये काम किस तरह से किए जाते हैं, ये जानेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर अदनान गिलानी। सुंदस फाउंडेशन के बच्चों का इलाज भी करते हैं। उनसे पूछती हूँ और उनसे जानती हूँ कि यहाँ पर किस तरह से बच्चों को इलाज किया जाता है और उनकी किस तरह से देखभाल की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर अदनान, जब हम बात करते हैं थैलेसीमिया के हवाले से, तो पहले मेरे नाजरीन को बताइए कि थैलेसीमिया क्या है। देखिए, थैलेसीमिया खून की एक मौरूसी बीमारी है जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। होता ये है कि जो कैरियर या जिनको थैलेसीमिया माइनर भी कहा जाता है आपस में शादी कर लें तो इस बात के 25% चांसेस होते हैं कि आने वाले बच्चे में थैलेसीमिया मेजर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब अगर वो थैलेसीमिया मेजर है तो सारी ज़िंदगी उसकी दूसरों के खून के ऊपर डिपेंडेंट है। हर 15 से 20 दिन के बाद उसको एक बोतल खून की लगेगी तो मज़ीद 10 से 15 दिन उसके गुजरेंगे, और ये सिलसिला उसकी फॉर लाइफ यानी कि उसकी जितनी ज़िंदगी है उसमें ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। डॉक्टर अदनान, ये कैसे मालूम हो सकता है कि पेरेंट्स में से किसी एक को थैलेसीमिया है या दोनों को ही थैलेसीमिया है? क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें जो हैं प्रॉपरली यहाँ पे ट्रेंड नहीं है कि हम अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहें। मेडिकल चेकअप की नौबत तभी पेश आती है जब हम बीमार होते हैं। जी, असल में जो ये डिज़ीज़ है ये इवॉल्व हुई थी ईरान, साइप्रस वगैरह से। आज वो थैलेसीमिया फ्री कंट्री हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट जो है उसको मैंडेटरी कर दिया। अगर शादी से पहले आप थैलेसीमिया का टेस्ट करवा लें, कपल का या कपल में से किसी एक का, अगर एक पार्टनर थैलेसीमिया में मुब्तला है और दूसरा थैलेसीमिया में मुब्तला नहीं है तो शादी करने में कोई मुज़ायका नहीं है। इस तरह के खून लगने वाले बच्चे जो हैं वो मज़ीद नहीं आ सकते। लेकिन अगर दोनों में से दोनों ही उसका थैलेसीमिया का शिकार है, थैलेसीमिया माइनर का, तो आने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। इसलिए शादी से पहले टेस्ट कराना ज़रूरी है, जिस टेस्ट को HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ठीक। अच्छा, क्या ये कज़न्स मैरिज के दौरान भी इस तरह की कोई जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पाई जाती हैं, या ये कैरियर आउट ऑफ फैमिली भी हो सकता नहीं, है? ज़रूरी नहीं है कि कज़न्स ही कैरियर हों। उसमें किसी भी रंग नस्ल का एक जोड़ा जो किसी यानी एक मेल है वो किसी भी रंग नज़र की दूसरी फीमेल, या एक फ़ीमेल दूसरे किसी मेल से जो कि उनकी इंटर कज़न मैरिज ना भी हो लेकिन थैलेसीमिया का शिकार हों, आपस में शादी कर लें तो ये बच्चा आगे आ सकता है। और लेकिन इस बात का शुबा ज़रूर है कि अगर एक फैमिली में एक थैलेसीमिया का कैरियर मौजूद है तो इसका मतलब है उस फैमिली में मल्टीपल कैरियर्स मौजूद हैं। उस फैमिली में आपको इंटर कज़न मैरिजेज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपने करनी है तो टेस्ट करवाना ज़रूरी है। सही। डॉक्टर अदनान, जब पता चल जाता है कि पेरेंट्स जो हैं वो थैलेसीमिया कैरियर हैं, तो उससे पहले हमारी क्या हफासी तदाबीर होती हैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से? हमें अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, या उस बच्चे को किस तरह से बचा सकते हैं कि जो इन फ्यूचर थैलेसीमिया का शिकार हो सकता है? देखिए, वंस अगर आपकी शादी हो गई है और उस शादी के फ़ौरन बाद ही आपको ये मालूम हुआ है कि आने वाला बच्चा जो है वो थैलेसीमिया मेजर का शिकार है, उसका टेस्ट जो है वो पहले 12 हफ्तों के अंदर यानी 3 माह के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर कर दिया जाता है, जिसको CVS या कोरियोनिक विलज सैम्पलिंग कहते हैं। अगर सपोज़ वो बच्चे का टेस्ट करते हैं और वो थैलेसीमिया माइनर का शिकार है, जैसे पेरेंट्स है, तो उसको प्रेगनेंसी कैरी करने में कोई मुज़ायका नहीं है। थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं इनको फर्स्ट स्टेज के ऊपर किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ये भी मेरे नाज़रीन को बताइए। और थैलेसीमिया का जब नाम लिया जाता है तो फ़ौरी तौर के ऊपर एक ख्याल आता है कि यहाँ पे सर्वाइवल चांसेस कितने हैं, या ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इस हवाले से कोई नहीं जानता इतना। लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो जो वो खून अपने पेरेंट्स से या अपनी माँ से लेकर आता है वो 3 से 4 माह ही चलता है।
थैलेसीमिया मेजर का शिकार 3 से 4 माह में उसके जिस्म में खून तकरीबन ख़त्म होने के नज़दीक आ जाएगा। ज़ाहिर है खून की कमी होगी तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, पीला होगा, वो सारे खून की कमी के जो अलामात हैं उसमें ज़ाहिर वो होंगी। बच्चे पे प्रॉब्ली नजर आना शुरू हो जी, जाती और है। फिर वालिदैन उस बच्चे को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उसको चेकअप करके एक टेस्ट एडवाइस कर देता है जिस पे कंफर्म हो जाता है कि वो थैलेसीमिया मेजर है। अब उस वक्त उसको खून की ज़रूरत पड़ती है तो रिश्तेदार, अजीज़ो अकारिब, ये सब लोग खून देने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक बंदा अगर खून दे तो 3 माह तक दोबारा खून नहीं दे सकता। और इस मरीज़ को फिर खून की हर 10 से 15 दिन के बाद या 20 से 25 दिन के बाद ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो मरीज़ आके सुंदर फाउंडेशन जैसे इदारों में रजिस्टर्ड हो जाते हैं और हम लोग इसी तरीके से वॉलंटरली ब्लड इकट्ठा करके उसको ला के स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी लैब है जिसमें स्क्रीन करके इन बच्चों को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। और ये सिलसिला फिर इनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद प्रॉपरली चलता ही रहता है और सारी ज़िंदगी चलता रहता है। सुंदर फाउंडेशन में इस वक्त कितने बच्चे जो हैं वो थैलेसीमिया का अपना इलाज करवा रहे हैं, और क्या सिर्फ यहाँ पे सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों का ही इलाज किया जाता है? सुंदर फाउंडेशन में 6,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। 6,000 से ज़ायद जी बच्चे। एग्जैक्टली। तो और आपके पास डोनर भी उतने मौजूद होते जी हैं? मैं आपको बताता हूँ, लाहौर के अलावा हमारा गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, हाफजाबाद, इन सारी जगहों पे ब्रांचेस हैं जो एक ही लेवल पे काम कर रही हैं। ट्रीटमेंट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से हम सिंगल पैनी चार्ज नहीं करते। और जो ब्लड डोनेशन वाला मामला है, सुंदर फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह वो इदारा है जिसकी पंजाब में ब्लड कलेक्शन सबसे ज़्यादा है। और हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे चंद लोग इनरोल्ड हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, वहाँ हम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं और रेगुलरली ब्लड डोनेशन होती है। और कुछ लोग वॉलंटियर हैं जो किसी बच्चे के कहने पे या अपने आप ही यहाँ पर आकर ब्लड डोनेट कर जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ब्लड की क्वालिटी ऐसी है कि हम लोग क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें और लोगों का फेथ भी है। और जहाँ तक बात रही बीमारियों की, हम लोग इसका पूरा नाम हिमेटोलॉजिकल सेंटर है, तो इसलिए खून का हर आर्जा हम यहाँ पे देखते हैं। अगर किसी को थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है या कोई ऐसी बीमारी है कि उसको खून लगना शुरू हो जाएगा और सारी ज़िंदगी लगता रहेगा, तो ऐसे मरीज़ को हम लोग यहाँ पे केटर करते हैं। सही। और इसका मतलब आपके पास जो सिर्फ थैलेसीमिया के पेशेंट ही नहीं आते हैं, खून की दीगर बीमारियों के अमराज भी मुतला। ठीक हो गया। डॉक्टर अदनान, जब हम बात करते हैं खून के हवाले से, ब्लड एक ऐसी चीज़ है कि जो अल्लाह ताला ने आपको अपना नेचुरल ब्लड दिया हुआ है, उसका फंक्शन और होता है, लेकिन जब आप प्रॉबली बाहर से लेके उस ब्लड को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं या उसको यूज़ करते हैं तो उसके रिएक्शंस भी बॉडी पे ज़रूर नज़र आते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर आते हैं इनका मॉनिटरिंग टाइम कितना होता है और किस तरह से उनको उनकी देखभाल की जाती है? हमारी यहाँ पे वेल क्वालिफाइड टीम है जिसमें हेमेटोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं और पैथोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। हमारा, जैसे मैंने आपको पहले कहा, हर चीज़ स्टेट ऑफ द आर्ट मौजूद है। हर ब्लड का बैग प्रॉपर तरीके से वेन टू वेन सेफली ट्रांसफ्यूज़ होता है। जहाँ तक रिएक्शंस का सवाल हुआ, वो ये है कि हमारे पास रिएक्शंस बहुत कॉमन होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, लेकिन हम लोग उसको वहाँ पे छोड़ नहीं देते, उसको प्रॉपर मॉनिटर करते हैं। अगर किसी को बार बार ब्लड रिएक्ट कर रहा है तो किस रीज़न की वजह से है, वो रीज़न ढूंढ के हम लोग उस रीज़न को ख़त्म करते हैं, चाहे बाय मीन्स ऑफ मेडिसिन या कोई भी ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू, ताकि उस मरीज़ को दोबारा रिएक्शंस ना हो। और इसी वजह से आप देखेंगे हमारे सेंटर में किसी भी सेंटर की बजाय हमारे बच्चे जो हैं वो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ सोसाइटी को सर्व करते नज़र आएंगे और नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल हेल्दी नज़र आएंगे। थैलेसीमिया का जो बच्चा होता है, ये प्रॉबली इसके बारे में कहा जाता है कि ये अपनी नॉर्मल और हेल्दी लाइफ से काफ़ी दूर होते हैं। बाकी बच्चों की तरह इनकी एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं होती हैं, ये उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। जब बच्चे यहाँ पर आते हैं, बच्चों को किस तरह से इनकरेज किया जाता है? क्योंकि ऑलरेडी एक बच्चा खुद फील कर रहा होता है कि घर के बाकी बहन भाई जो हैं वो हर चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उस बच्चे को शुरू से ही ट्रीट इस तरह से किया जा रहा होता है कि मेंटली तौर पे आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो चुके होते हैं कि मैं बीमार हूँ। तो बच्चों को आप यहाँ पर मेंटली तौर पर किस तरह से अवेयर करते हैं या उनको मेंटल हेल्थ के हवाले से क्या करते हैं आप? देखिए, हमारा इसमें जहाँ तक सवाल है डिज़ीज़ की अवेयरनेस और बच्चे की साइकोथेरापी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट अपॉइंट किए हुए हैं। उसमें ये होता है कि हम इनको साथ साथ साइकोलॉजिकल जो फियर है उसके अगेंस्ट जो है ना वो सेशंस भी देते हैं और साथ साथ इतना मोटिवेट करते हैं, क्योंकि पेशेंट्स हमारे, मैंने आपको जैसे पहले बताया, सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, तो वो एक न्यूली डायग्नोज केस के लिए रोल मॉडल बन जाता है। उनको देखते हुए जो बाकी पेशेंट्स हैं वो काफ़ी उनका मोराल बूस्ट होता है और वो इनकरेज फील करते हैं कि अगर ये वाला एक बच्चा 18, 20, 22, 25 साल का है और ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो हम लोग अगर 2, 4, 5 साल के हैं तो हम भी इनकी एज को पहुंच सकते हैं और हम भी ठीक तरीके से सोसाइटी सर्व कर सकते हैं। कितनी एज के बाद आप ये समझते हैं कि थैलेसीमिया का जो बच्चा है वो एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आता है, उससे ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती है?
नहीं, ये ट्रीटमेंट फॉर लाइफ है। कि ब्लड आपने रेगुलर आना जी है एग्जैक्टली और अपना चेकअप करवाते रहना है और ब्लड आपको लगता असल रहेगा। में होता ये है कि बच्चा जब रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद उसका सारा वर्कअप वगैरह यहीं से होता है। अब जिस वक्त उसको हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं हम उसको एक टेंटेटिव सी डेट दे देते हैं कि आपको आइडियली इस डेट के ऊपर ट्रांसफ्यूजन होना है। वो हमसे रब्ता करते हैं, हम लोग मीनवाइल ब्लड का अरेंजमेंट करते हैं और उसके बाद उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। तो वो सिस्टम एक सिस्टमेटिक वे से चलता आ रहा है और चल रहा है, और उसमें ट्रांसफ्यूजन से लेके नेक्स्ट ट्रांसफ्यूजन का सिस्टम जो है वो सारा हम लोग यहीं पे मैनेज करते हैं। सुंदर्स फाउंडेशन में इस वक्त क्या क्या काम किया जा रहा है? यहाँ पर सिर्फ आप मतलब आपके पास जब बच्चे आते हैं सिर्फ आप यहाँ पे ब्लड डोनेशन को ही देखते हैं या ओवरऑल इस इदारे में और भी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं? मेनली तो हमारा हेमेटोलॉजिकल सेंटर ही है, खून के अमराज को ही हम देखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक चैरिटी का काम है तो इन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसको आप कह सकते हैं, इनकी ये रिक्रिएशनल कोई जैसे थैलेसीमिया डे है, हीमोफीलिया डे है, ब्लड डोनर्स डे है, या वर्ल्ड एड्स डे है, हेल्थ डे है, वो सारे डेज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बच्चों को इकट्ठा करके। और वो उससे ये होता है कि एक जगह पे गैदरिंग होती है तो बच्चे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, एग्जैक्टली दोस्तियाँ हो हाँ जी। जाती हैं। और जो सोशल फैक्टर है वो उसके अंदर आता है बच्चों के साथ, और उनको मज़ीद बेहतरी की तरफ जाने के लिए जो है वो मौके मिलते हैं, वो इंस्पिरेशन मिलती है बाकियों को देख के। तो ऐसे मोटिवेशनल इवेंट्स भी हमारे होते हैं। कितना स्टाफ इस वक्त काम कर रहा है आपका यहाँ पे? डिफरेंट सेंटर्स के अंदर डिफरेंट स्टाफ है। लाहौर सेंटर के अंदर हमारा तकरीबन 100 के करीब स्टाफ है। उसमें लैब का स्टाफ है, क्लिनिकल स्टाफ है, इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन विंग है जो इसको लेके चल रहा है। खून को स्टोर करना फिर उसको सेफली ट्रांसफ़र करना ये एक पूरा एक प्रोसीजर है। जी, आप देखेंगी हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है जिसके अंदर टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियंस और स्कॉलर्स काम कर रहे हैं जिनकी सुपरविजन में सारा कुछ चल रहा है, और हर एक इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर तरीके से प्लेस्ड है और उसकी प्रॉपर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस चेक हो रही है। वो आप लोग साथ साथ देखेंगे, वो हम लोग मोनीटर करते हैं। इसी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो हेल्दी रहते हैं। लास्ट में थैलेसीमिया से रिलेटेड ये पूछना चाहूँगी कि जब थैलेसीमिया का जो बच्चा है जब वो अर्ली एज में होता है, पेरेंट्स को किस तरह की हिफाजती तदाबीर करनी चाहिए या बच्चे को किस तरह से मॉनिटर करना चाहिए, इस हवाले से मेरे नाज़रीन को बताइए। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि जिस वक्त बच्चा डिलीवर हो जाता है और पता चल जाता है, डायग्नोज हो जाता है कि वो थैलेसीमिया है, बर वक्त उसको खून लगवाएं और कोशिश करें कि उसका हीमोग्लोबिन 9-10 से ऊपर रहे। इससे ये रहेगा कि आपका बच्चा जो है वो हेल्दी रहेगा, और वो अगर प्रॉपरली अपनी ट्रीटमेंट ले रहा है, प्रॉपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहा है, एचपी मेंटेन कर रहा है, तो वो वाला पेशेंट जो है वो आपको बाकी बच्चों की तरह सोसाइटी के साथ चलता हुआ नजर आएगा। सही। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का। डॉक्टर अदनान किलानी ने हमें बताया कि थैलेसीमिया क्या है और थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, या सुंदर्स फाउंडेशन में किस तरह से डोनर आके ब्लड डोनेट करते हैं। दुनिया में इकोनॉमी इस वक्त टोटली डिसरप्ट है। कहीं मार्केट शेयर की जंग है, कहीं प्राइसेस की। कोई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है और कोई सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए ग्लोबली इक्विटीज, कमोडिटीज और प्रेशियस मेटल्स वॉलेटाइल हैं। पाकिस्तान खुद इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर कर रहा है। क्या कर पाएगा और इतने रिस्की एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस पे क्या होगा? इन तमाम अहम अमूर को हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम बिजनेस न्यूज डेली विद इहसान इकबाल में। सो वॉच अस मंडे थ्रू फ्राइडे ओनली ऑन टैलेंट न्यूज। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुश आमदीद कहती हूँ। मौजूद हूँ इस वक्त सुंदर्स फाउंडेशन में, जहाँ पे हम थैलेसीमिया के हवाले से बात कर रहे हैं और थैलेसीमिया के पेशेंट्स के हवाले से जान रहे हैं। सुंदर्स फाउंडेशन क्या है, क्या काम करती है और कब से काम कर रही है, ये सब जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर भी हैं, पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम भी हैं, एक्टिंग की फील्ड में बहुत बड़ा काम किया, लोग इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और सब सुंदर्स की टेक केयर कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है खालिद अब्बास डार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं डार साहब? बड़ी आपकी मोहब्बत के आपने वक्त निकाला और मेरे यहाँ आप तशरीफ़ ले आए। डार साहब, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, सुंदर्स क्या है ये बाद में पूछूंगी। एक्टिंग की फील्ड में इतना बड़ा नाम है आपका,
लेकिन डार साहब को स्क्रीन में हमने डिफरेंट रोल्स में देखा, कभी वो डार्लिंग के रूप में देखे, कभी वो पानी का बुलबुला देखा, कभी डिफरेंट रोल्स देखे, कभी वो बाप का था, भाई का था, शोहर का था, सब रोल्स आपने मिक्स करके किए। सुंदस में कैसे आना हुआ? पता क्या, वो तो सब काम करते रहे हम जनरल पब्लिक के लिए, अवाम के लिए। सुंदस में जो काम कर रहे हैं ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं जी। ये सुंदस मेरा एक ऐसा इदारा है, ये कोई 23 बरस से काम कर रहा है। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको लुक आफ्टर करता है ये इदारा। यासिन खान हमारे प्रेसिडेंट हैं, ये उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और उन्होंने शुरू किया। फिर उन अपने साथ जो उनके साथी थे, जो टेस्टेड साथी थे जी। जो उनके साथ बरसा बरस से थे, उनको भी बताया जब, तो वो भी साथ जुड़ गए। फिर मुन्नू भाई हमारे चेयरमैन थे। मुन्नू भाई को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बहुत काम किया मुन्नू भाई ने भी। तो मेरे मुन्नू भाई से कोई 57-58 बरस के ताल्लुकात थे, तो बहुत मिलते थे हम। तो मुन्नू भाई की वजह से मैं भी यहाँ आता रहता था। कोई 13-14 बरस से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, मगर यह है कि 7-8 साल से तो मैं फुल टाइमर हूँ, 2-1 बजे आ जाता हूँ। और फिर ये बात फिर तो कहना बिल्कुल बचाओ कि ना कि आर्टिस्ट वाकई में हसास तबीयत के मालिक होते हैं। हाँ, नहीं, आर्टिस्ट हसास भी होता है, यानी सेंसिटिव तो होता है। कई आर्टिस्ट सुपर सेंसिटिव भी होते हैं। तो हम लोग जब इन बच्चों को देखते हैं तो मुझे तो यूँ लगता है जैसे ये मेरे बच्चे हैं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे बच्चे जो हैं इस मुल्क में कम हो जाएं और थैलेसीमिया जो है ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाए मेरे मुल्क में। और लगे रहते हैं हम लोग, और मुखय्यर हजरात जो हैं वो भी हमारी बड़ी मदद करते हैं। मैं ज़्यादातर यानी यहाँ पे ये करता हूँ कि जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं और दफातर हैं जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, वहाँ जाके मैं खून के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ थैलेसीमिया में जितने बच्चे हैं उनको हर 12-15 दिन के बाद खून चाहिए होता है। और ये ताज़ा खून अगर इनको ना मिले तो जिस तरह गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती, इस तरह ये भी बेचारे फिर यानी अजीब हालत हो जाती है इनकी, और ये ज़िंदा नहीं रह सकते फिर। और मेरा अल्लाह बड़ा मेहरबान है, मुझे बहुत ब्लड, अभी ये यानी कोविड की वजह से हमें बहुत तंगी हुई क्योंकि कॉलेजेस बंद थे, स्कूल भी बंद थे, यूनिवर्सिटीज़ भी बंद थी। तो दावत इस्लामी वालों ने हमें बहुत ब्लड दिया, और जब हमारे पास ब्लड ज़्यादा हो जाता है तो हम फिर जो शहर की ओपीडीज़ हैं उनमें हम बांट देते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने मुझे बता दिया कि आप ब्लड किस तरह से इकट्ठा करते हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। पहले तो मेरे नाज़रीन को ये बताइए कि सुंदस की बुनियाद किसने रखी और सुंदस कब से काम कर रही है? ये 23 साल से यासिन खान ने, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बुनियाद रखी और अपने साथी जो टेस्टेड थे उनके साथ साल से जिनके ताल्लुकात थे वो साथ जुड़ गए, और ये अब अल्लाह का फजल है, ये यानी इदारा काम कर रहा है। हमारे क्या पास वजूहात पेश आई कि सुंदस फाउंडेशन को कायम किया गया? वो इसलिए कि एक बेटी थी हमारी, एक बच्ची थी, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, उसका नाम सुंदस था और वो थैलेसीमिक थी और उसकी डेथ हो गई, वो गुजरांवाले से थी। और यासिन खान भी बड़े इमोशनल थे, मुन्नू भाई भी बड़े इमोशनल थे, उसके वालिद भी इसी तरह, जिसका बच्चा यानी फौत हो जाए उसको तो आप सोच सकते हो ना कि क्या किस तकलीफ से गुजरते हैं। तो फिर उसके नाम पे ये इदारा रख लिया सुंदस, और अल्लाह का फजल है हम करते हैं। और ब्लड तो अभी पिछले दिनों मैंने ये हाल रोड से कोई 1000 बैग इकट्ठा किया है। तो फिर डिफरेंट शॉपिंग मॉल्स में भी हम जाते हैं। ये अंजुमन ताजरान लाहौर जो है, या जहाँ भी ये ताजिर होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी मार्केट से भी हम ब्लड ले लेते हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो यानी मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जो मुखय्यर हजरात हैं, जो इस मुखय्यर हजरात जी जो कार खैर में हमें यानी मदद करते हैं, यानी हमें ज़कात भी देते हैं, हम सदका भी लेते हैं, हम नफली सदका भी लेते हैं, हम खैरात भी लेते हैं, और हम डोनेशंस भी लेते हैं। और अल्लाह का फ़ज़ल है, ये इदारा चल रहा है मुखय्यर हजरात की वजह से। डॉक्टर साहब, जब से आपसे गुफ्तगू शुरू की है तब से लेकर अब तक आपने मुखय्यर हजरात का बहुत जिक्र किया है। सवाल ये पूछना चाहूँगी, हुकूमत वक्त हो या गुज़िश्ता दौर की हुकूमतें हों, हेल्थ सेक्टर पे इंतखाबात से पहले भी बात की जाती है या कभी कभी हाउस में तालियां बजवाने के लिए भी बात कर ली जाती है। आपके साथ कभी
कोई तावन किया गया हो, सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो? नहीं, सूबाई हुकूमत करती है हमें, मगर सूबाई हुकूमत जितनी बड़ी है या वफाकी हुकूमत जिस कदर बड़ी है, जिस कदर एक्सपेंशन है इनकी दोनों हुकूमतों की, उन्होंने उस लेवल की मदद तो नहीं, मगर करते हैं कभी कभार। जब 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 कभी हम उनसे कहते हैं, खुद भी आ जाते हैं। अभी प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे इस्लामाबाद सेंटर में, हमारे यानी एक इस्लामाबाद में सेंटर है, एक फैसलाबाद में सेंटर है, गुजरात में सेंटर है, सियालकोट में सेंटर है, गुजरावाला में सेंटर है, अभी हमने एक हाफिजाबाद में सेंटर बनाया है, और ये लाहौर हमारा जो है ये हेड ऑफिस है। तो डॉक्टर साहब, हमारे सेंटर्स को भी विजिट वॉलंटियरली आपको स्टूडेंट्स भी ब्लड डोनेट करते हैं, बल्कि हर शोबे से, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा ब्लड डोनेट करता है। तो कोई एक ऐसी मुहिम भी तो चलाएं ना जहां पीडीएम बनाई जाती है, जहां पर सरकारी ज़ोर और शोर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इन लोगों को भी कहा जाए ये वानों में से उठें और एक नेकी का काम ही कर दें, अपना अपना एक ब्लड जो है वो डोनेट कर दें। गो कि वो ड्रग, मुझे लगता है वो ब्लड इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा। नहीं, काबिल तो अल्लाह करे वो काबिल हो, मगर ये है कि हमें जब चाहिए होगा। अब मेरे बच्चे जो हैं, जितने थैलेसीमिक बच्चे हैं, मैं पूरी एयरफोर्स जो है उसमें हर बेस कैंप पे, हर बेस पे मैं जाता हूँ, और उनके साथ MOU साइन है मेरा। मोटरवे पुलिस के साथ मेरा MOU साइन है, हाईवे पुलिस के साथ MOU साइन है, पिंडी पुलिस के साथ, इस्लामाबाद पुलिस के साथ, पंजाब पुलिस के साथ MOU साइन है। तो बहुत सारा मेरा मतलब है, मुझे ब्लड मिल जाता है, पुलिस से भी मिल जाता है। अल्लाह का ये बड़ा फ़ज़ल है, क्योंकि ये अल्लाह का काम है, इसका अजर अल्लाह ने देना है। इसलिए जो समझता है ना कि ब्लड जो है ना बीबी, उसमें ये है कि 3 महीने बाद अगर आदमी दे दे तो और बेहतर सेहत हो जाती है। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई में ये बात कही जाती है कि हमारे जो खून के सेल हैं वो दोबारा से प्रोड्यूस होते हैं। जी, दोबारा। एक तो 24 घंटे में वो ब्लड पूरा हो जाता है, दूसरी ये कि ये 3 महीने बाद वैसे ख़त्म हो जाता है। जैसे रिज़र्व मोटरसाइकिल्स में लगा होता है ना जी, टैंकी का पेट्रोल ख़त्म हो गया तो रिज़र्व लगा लो, तो रिज़र्व भी 25 मील या 35 मील चल जाएगा। इसी तरह अल्लाह ने भी इतना ब्लड रिज़र्व रखा हुआ है कि वो किसी वक्त भी काम आ सकता है, कि आप अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते। तो हम तो वो एक बैग मांगते हैं। एक बैग जो है वो 5 जानें बचा सकता है। एक बैग 5 लोगों की जान बच सकती है। लोगों को पता नहीं है, इसकी अवेयरनेस नहीं है, आगाही नहीं है। अगर ये इनको पता चल जाए ना कि ये कितना कीमती है एक बैग, सदका जारिया है ये अगर आप देते हो एक बैग, तो ये इसमें आप कमज़ोर नहीं होते। ये माएँ और ये सासें और ये बुढ़ी माइयाँ जो होती हैं ना घर में इर्द गिर्द, वो कहती हैं हाय हाय कमज़ोर हो गया है, पीला हो गया है, देखना ब्लड देता ना। ये मिथ बने हुए ना कि खून देने से इंसान कमज़ोर हो जाता है। नहीं होता। खून देने से नहीं होता। और मुखय्यर हजरात से आप पूछो कि जो हमें वो डोनेट करते हैं, किसी मद में भी सदका दें, ज़कात दें, खैरात दें, डोनेशन दें, क्या उनको कोई किसी किस्म का घाटा हुआ है आज तक? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये अल्लाह के साथ तजारत है, अल्लाह के साथ ताल्लुक है, ये अल्लाह को आप दे रहे हो। डॉक्टर साहब कहते हैं ना, जिसने एक इंसान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। जी। और जहाँ इतने प्यारे प्यारे नन्ही मुन्नी कलियां हों और मासूम बच्चे हों जी, ये तो बच्चे तो वैसे भी फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते। और मैं, आप ज़रा सा गौर करना, आप इधर सेंटर में बैठे हुए हो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरी डेंटिस्ट्री है, इधर उधर मैं फिजियोथेरेपी करता हूँ, मेरा अंदर लैब है, एक वो दूसरा पोर्शन है। मुझे कोई आदमी बताए कि इन बच्चों का कसूर क्या है, कसूर क्या है। इनकी एवरेज लाइफ भी बहुत कम होती है, कुछ 26-27 बरस होती है, और फिर बड़ा एक्सपेंसिव इलाज है इसका। मगर उसकी ज़ात का इतना करम है कि हमारा काम जो है वो इसी तरह चल रहा है, और हम कंफर्टेबली ये चला रहे हैं। मैं फिर भी यानी आपकी वसातत से, आपकी चैनल की वसातत से, जितने मुखय्यर हजरात हैं उनसे ये मिन्नत करूँगा, मैं मिन्नत कर रहा हूँ कि मुझे अभी महीना आने वाला है, अल्लाह आपको जज़ा देगा, मुझे ज़कात दें, मुझे सदका दें, मुझे नफली सदका दें, और मुझे खैरात दें। और मेरे बच्चों के लिए, ये जो थैलेसीमिक बच्चे हैं, जो हीमोफीलिया के बच्चे हैं, जो ब्लड कैंसर के बच्चे हैं, ताकि आपकी दी हुई रकम जो है वो इनके काम आ सके। डॉक्टर साहब, जब सुंदस फाउंडेशन को बनाया गया, आगाज़ में तो बहुत मुश्किलात पेश आई होंगी, क्योंकि बच्चों के लिए ब्लड इकट्ठा करना, उसको फिर सबसे बड़ी बात उस ब्लड को सेव करके रखना, ये पूरा एक प्रोसेस है। तो सुंदस ने किन किन मुश्किलात को फेस किया?
हाँ, वो मुश्किलात इसलिए यानी हम नहीं काउंट कर सकते या नहीं उनको मुश्किलात समझते कि ये अल्लाह का काम है। अल्लाह बेहतर जानने वाले हैं और अल्लाह का चुनाव जो है वो बहुत बेहतर होता है और अल्लाह ने ही चुना हुआ है हम लोगों को और अल्लाह ठीक चुनते हैं, सबसे बेहतर चुनते हैं। बेशक। और ये सब चुने हुए लोग जो हैं अल्लाह के वो सुंदस में हैं और अल्लाह का फजल है। मेरे हर सेंटर में इसी तरह की हाइजीनिकली आप देख लो किस किस्म का सेंटर है। और अभी मैं अल्लाह ने चाहा तो इसी साल में मैं इंशाल्लाह ये लाहौर में 4 कनाल में एक हस्पताल बना रहा हूँ। इसमें सुंदस हॉस्पिटल होगा वो, और ये गुलबर्ग की जो मेन मार्केट है उसमें हम हॉस्पिटल बनाएंगे। जी। और मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला वो भी यानी साल 2 में बन जाएगा और फिर एक छत के नीचे हम हर यानी डिपार्टमेंट जो है उसको कंफर्टेबली हैंडल कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत सारे किरदार किए आपने अपनी ज़िंदगी में। जो अब वाला किरदार है और जो एक्चुअल किरदार है सुंदस के साथ, इस किरदार को कितना एंजॉय करते हैं और अपने साथ इन बच्चों को किस तरह से हाँ, एंजॉय ये करवाते हैं? बहुत ये तो किरदार तो खैर पहले भी हम झूठ को सच साबित करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम कहीं थानेदार बन गए हैं तो कोशिश ये होती है कि ये थानेदार जो है हम तो पर्सोनिफाई कर रहे हैं एज एन इंस्पेक्टर, तो ये यानी सच लगे कि वाकई मैं सच्चा इंस्पेक्टर जी। हूँ। तो वो तो झूठ को सच हम साबित करते थे। तो ये एक ऐसा सच है जिसे हम कहते हैं कि या अल्लाह ये झूठ हो जाए, ये बच्चा जो है ये इसको थैलेसीमिया ना रहे, इसको हीमोफीलिया ना रहे, इसको कैंसर ना रहे मेरे अल्लाह। तो अल्लाह बड़े मेहरबान है मेरे साथ। तो अल्लाह का वैसे ही बहुत प्यार है, मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे अल्लाह, जैसे मैं उससे प्यार करता हूँ। क्योंकि आप अल्लाह को एक दफ़े याद करोगे वो पता नहीं कितनी दफ़े याद करता है। डॉक्टर साहब, बच्चे तो बीमार हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, लेकिन वो माँ बाप जो इन बच्चों को लेकर आते हैं उनकी काउंसलिंग किस तरह से की जाती है कि जिनको ये मालूम है कि उनका बच्चा कितना बीमार है? वो मैं आपको बता नहीं सकता बीबी। मेरे यहाँ ऐसी मेरी बहनें और मेरी ऐसी यानी बेटियां आती हैं जिनके 4 बच्चे थैलेसीमिक हैं और खामिंद जो हैं उन्होंने तलाक दे दिया है कि तुम मनहूस हो, तुम बीमार बच्चा पैदा कर रही हो। और ये मालूम ही नहीं कि उसमें उसका कितना हाथ शामिल है। बहुत ज़्यादा हाथ है। उसकी वजह ये है कि दोनों कैरियर होंगे तो बच्चों तक ये बीमारी पहुंचेगी ना। मेरी सिर्फ ये है हुकूमत वक्त से, जो अल्लाह करे कभी अव्वल तो हुकूमत जो है वो मेरा मतलब है सुस्ताती है, सोती तो नहीं है, बस ऐसे ही सुस्ता लेती है। उसको कई दफ़े हुकूमत को कहा है कि शादी से पहले अगर टेस्ट हो जाए मियाँ बीवी का कि ये दोनों थैलेसीमिक नहीं है तो ये बीमारी ख़त्म हो सकती है। जो काम हमें इनिशियल स्टेज पे करने चाहिए वो बात आ जाती है जो काम पार्लियामेंट में बैठे करने के हैं। पार्लियामेंट में तो बहुत सारियों में फैसला ऐसे बिल मंजूर होने चाहिए जहाँ पर अपने फायदे के बिल मंजूर हो रहे होते हैं। बहुत पार्लियामेंट में कई दफ़े ये बिल मंजूर हो चुका है मगर आज तक किसी ने अमल नहीं किया, अमल दरामद नहीं हुआ। ये बात भी आ जाती है कि कानून बनाए जाते हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। हाँ, मैं तो अपने कानून की बात कर रहा हूँ कि मैंने कई दफ़े रिक्वेस्ट की है, बल्कि मेरे बच्चे थैलेसीमिक जो हैं ये पिछली हुकूमत में असम्बली में भी गए, वो स्पीकर जो थे नेशनल असम्बली के उन्होंने बुलवाया और वहाँ भी गए। जैसे अभी प्रेसिडेंट आए हुए थे मेरे इस्लामाबाद वाले सेंटर में, तो हम तो हर लम्हे यही मिन्नत करते हैं कि ये शादी से पहले निकाहनामे में एक लाइन होनी चाहिए कि ये थैलेसीमिक नहीं है दोनों मियाँ बीवी जो बनने वाले हैं। कितनी खूबसूरत बात, आने वाले बच्चे की ज़िंदगी बच सकती है। कई जिंदगियां बच सकती हैं। ये पूरा मुल्क जो है ये मुताजी से बच जाएगा। और देखें ना, कल जो है वो हमें बड़ा यानी ताकतवर चाहिए, बड़ा मजबूत चाहिए और बड़ा सेहतमंद चाहिए। तो हम अगर ये ऐसा हो जाए तो सेहतमंद पाकिस्तान हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं सुंदस को विज़िट करूं और सुंदस को देखूं, उन माओं को कैसे संभाला जाता है जो माएँ रोती और सिसकती हुई आती हैं आप लोगों के पास, अपने बच्चों को लेकर आती हैं, उनकी काउंसलिंग के लिए आप लोगों ने क्या किस तरह से पैटर्न रखा हुआ है? क्योंकि उसमें ये होता है बीबी के समटाइम ये होता है कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे कि उनके पास तो जाने का और आने का किराया भी नहीं होता। फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके घर से जो करीब तर सेंटर है उसमें चले जाओ। अब ये हम जनूबी पंजाब में हिम्मत करके एक सेंटर बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास दाजल, जामपुर, राजनपुर, हासलपुर, जमालपुर, मतलब उधर से हमारे पास बच्चे आते हैं और ये बीबियां आती हैं और बच्चों को लेके। तो जनूबी पंजाब में हमारा सेंटर कोई नहीं है, तो अभी हम उधर चले जाएंगे ताकि ये फासला कम हो जाए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसा काम करे ना, हमें आगाही की मुहिम स्टार्ट कर दें। वो तो लगे रहते हैं, हम लगे रहते हैं।
तो हम तो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा मोबाइल यूनिट जैसे जैसे एम्बुलेंसेज होती हैं, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए हाँ, होना हमें चाहिए। थैलेसीमिया के बच्चों हम ब्लड बैंक जो हैं हम लेके घूमते फिरें। और इतना सा तो मेरा मतलब है पंजाब है, और इतना सा तो पाकिस्तान है, और क्या है। और अगर हुकूमत चाहे तो हमें एम्बुलेंसेस दे दे जिसमें हमारा ब्लड बैंक हो, हम ब्लड चेक भी करें। फिर हमारे यहाँ जो ब्लड इकट्ठा किया जाता है उसकी स्क्रीनिंग होती है जी। कि जो हम अपने बच्चों को ब्लड देते हैं, लगाते हैं, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। कोई उसमें मलेरिया ना हो, कोई उसमें हेपेटाइटिस ना हो, कोई उसमें HIV ना हो, किसी किस्म की कोई ऐसी हमें बीमारी नज़र ना आए। क्योंकि स्क्रीनिंग जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है। वो अभी आपको मैं अपना लैब दिखाऊंगा, आप जी। देखेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा लैब भी बड़ा अप टू डेट लैब है। देखने और वाले इस मुल्क नाज़रीन को इतना बता दीजिए कि सुंदस को किस तरह से रब्ता किया जा सकता है और किस तरह से इस कार्य खैर में शामिल हुआ जा सकता है। देखें जी, मैं ये शादमान में हूँ और सबको पता है सुंदस का दफ्तर जो है, ये हेड ऑफिस जो है ये कहाँ पे है, और लोग बहुत ढेर सारे आते हैं। अब ये कोविड था तो उसमें यानी ट्रैफिक भी नहीं होती थी, मगर फिर भी लोग पहुँचते थे। जो मुखैर हजरात है ना, ये अल्लाह के पैसे हैं, अल्लाह के बेशक। लिए करते हैं, लोग पहुँच जाते हैं मेरे पास। आप वाली बात को इंडोज करूंगी कि ये अल्लाह के साथ तिजारत है। हाँ, तिजारत का लफ्ज़ मैं अल्लाह के साथ इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि अल्लाह बहुत बड़े हैं। ये बहुत अजीब तिजारत, अजीब सा नाम है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है। ताल्लुक है, बिल्कुल, और जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है जी, सोसाइटी में। जी। हम बहुत दूर हो चुके हैं। वक्त तो चलता है मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखते हैं सुंदस क्या क्या काम कर रही है और किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है, और यहाँ पर मौजूद बच्चों से पूछते हैं कि वो जब सुंदस में आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। औरत हर रूप में इज्जत का पैकर। अगर बेटी है तो बाबा के मुकद्दर का सितारा। अगर माँ है तो जन्नत का इस्तारा। अगर बहन है तो भाई की आंख का तारा। हर कदम पे मर्द के शाना बशाना। हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। लेडीज़ फर्स्ट में हम उन सब लेडीज़ की अचीवमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे। उनसे जानेंगे कि बिहाइंड द स्क्रीन उनके साथ क्या एफर्ट्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पे हैं। तो देखना मत भूलिए, वंस अ वीक लेडीज़ फर्स्ट। मैं नरगिस सिद्दीकी और ला रही हूँ आपके लिए खाबे शाबे। मैं आपको बताऊंगी खाने की लजीज चीजें कहाँ से मिलती हैं। देखना मत भूलिएगा, सिर्फ टैलेंट न्यूज पर। नाज़रीन, सुंदस फाउंडेशन में मौजूद हैं, जहां हमने सुंदस के बारे में जाना है। वहीं पर आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। खालिद अब्बास डार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ खान साहब भी मौजूद हैं, परवेज़ रज़ा साहब भी मौजूद हैं, और ये वो सितारे हैं जो हमें स्क्रीन पे काम करते हुए नज़र आते हैं और डिफरेंट किरदार करते हुए नज़र आते हैं। बच्चों से आगे बात करते हैं, बच्चों की तरफ चलते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि वो सुंदस में कब से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फ़ातिमा। फ़ातिमा, कब से आ रहे हो यहाँ पर, और जब कितने दिनों बाद यहाँ पर दोबारा आते हो आप? हम तकरीबन 3 साल से आ रहे हैं और 20 या 19 डेज़ बाद लगता है। फातिमा, ये आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। आपका क्या नाम है? माहम। माहम, आपको ब्लड लग चुका? नहीं, अभी नहीं लगा। अभी लगना है। तो पेन होती है? थोड़ी सी होती है। कब से आ रही हो सुंदस? 2 साल से। आपने कितना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है। क्या नाम है आपका? तैयबा। अच्छे बच्चों के लिए एक और बहुत प्यारी सी बच्ची है जो अपना बहुत प्यारा सा बैग अपने साथ लेकर आई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरफा। अरफा, बैग में क्या लेकर आई हो घर से? नाश्ता। ये प्यारी सी डॉक्टर के लिए छोटा सा गिफ्ट। आपका क्या नाम है? माहिरा। माहिरा। माहिरा बड़ों के क्या बनेगी? शेफ। शेफ।
सबसे अच्छी बच्ची, देखिए बच्चियां खाना पकाना जानती हैं, तो अच्छा खाना क्या बनाती हो? अभी घर में कुछ बनाती हो आप? अभी मम्मा सिखा रही है मुझे। तो कुछ कुछ आता है बनाना? क्या? ऑमलेट बना लेती हूँ। जबरदस्त, ये ऑमलेट बना लेती हैं, ये शेफ बनेंगी, और एक प्यारी सी शेफ के लिए प्यारा सा गिफ्ट। वेलकम। हमें भी ऑमलेट खिलाना। अच्छा, हाँ, ये अंकल बहुत सारा ऑमलेट खा जाएंगे, बिल्कुल नहीं खिलाना। अशरफ जो हैं ये आमलेट नहीं खाते, ये खास लेट खाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ता है सर? 4 फोर्थ में। और असद बड़ा के क्या बनेगा? पायलट। पायलट। बस जी, ये हमारा आने वाला पायलट है, और ये पायलट के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट है। एक बहुत प्यारा छोटा सा बेबी इसे अपने पापा के पास सो रहा है, उसके फादर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से आ रहे हैं सुंदस, और ये तो सो गया है? ये 4 साल से आ रहा है। और इसकी एज क्या है? इसकी 4 साल ही है। जब से पैदा हुआ है तब से? 4 साल ही है वो। तो ये 3 माह की एज से इसको इधर ही लेके आए फर्स्ट टाइम, और इधर से ब्लड इसको लग रहा है, हर माह लगता है। इतना छोटा बेबी है, और जब नीडल वगैरह लगती है तो इसको कैसे हैंडल करते हैं? बहुत मुश्किल है जी। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपको बाकी पेरेंट्स देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा पेन वाला मरहला है? बस ये कि उनके लिए सब्र ही होता है, क्योंकि ये मतलब बहुत मुश्किल है। ये हम लोगों को पता है कि कैसे लेके आते हैं हर माह, और ला के इनको ब्लड लगवाते हैं, लगवा के इनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जाते हैं। ये बहुत मुश्किल है। बाकी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को ही लगता है इधर ही। वो एक 2 साल का है। आपके मतलब दोनों बच्चे हैं, और दोनों बच्चे सुंदस की आती हैं। सुंदस फाउंडेशन को कैसा पाया आपने? ये बहुत अच्छा इदारा है, बहुत हेल्प कर रहा है, और इधर आके हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। इजीली आते हैं, आके ब्लड लगवाते हैं, और बच्चों को जो है ना बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जा रहे हैं। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आप लोग अल्लाह ताला की तरफ से स्पेशल चुने गए हुए लोग होते हैं, और जिनके इतने प्यारे प्यारे बेबीज़ हों और वो जाग भी है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस छोटे से बेबी के लिए छोटा सा गिफ्ट। आपका क्या नाम है? तलहा इमरान। तलहा इमरान। बड़ा के क्या बनेगा? इंजीनियर। इंजीनियर बनोगे आप? वेरी गुड। अशरफ साहब, एक इंजीनियर के लिए छोटा सा गिफ्ट। आपका क्या नाम है? अरीबा। अरीबा, बड़ों की क्या बनेगी? हाउसवाइफ। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है जो सब लड़कियों ने बनना होता है। इसके अलावा क्या बनना है? इसके अलावा फ़िलहाल कुछ नहीं। चलिए जी, एक प्यारी सी हाउसवाइफ के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ये बेटा ये लो, जीते रहो जीते रहो। आपका क्या नाम है? मुजम्मिल। मुजम्मिल। मुजम्मिल, बड़ों के क्या बनेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए परवेज साहब। लीजिए बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे सब। वैसे परवेज साहब, आपने बड़ों के क्या बनना था? मैंने अभी बड़ा होना है। होना है? हाँ। और अशरफ साहब, आपने? मैं बड़ा हो चुका हूँ। बड़ा आप? मैंने तो बेवकूफ़ बनना और बना हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? फिजान। फैजान, बड़ों के क्या बनेगा? डॉक्टर। डॉक्टर। मुझे लगता है तुम बड़ों के एक बड़े फैशन डिजाइनर बनोगे। बड़े कट शर्ट डाले हुए, आईब्रो में, और बड़े तैयार हुए हुए। क्या चक्कर है? ले चलो गिफ्ट आपका बेटा ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? सबा। ये तोहफा आपके लिए थैंक यू। छोटा सा। आ जाओ। इधर आओ जी। अच्छा जी। ये पारे पारे बच्चे। तो आप बड़ों के क्या बनोगे? डॉक्टर बनोगे? तो डॉक्टर इतने आहिस्ता आहिस्ता बोलते होते हैं। परवेज साहब, इसको गिफ्ट दीजिए। ये बेटा जी आपका गिफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक छोटी सी डॉक्टर के लिए गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, बड़ों के क्या बनेगा? इंजीनियर। इंजीनियर बनोगे? अब्दुल्ला, आपने कितना प्यारा कोट पहना हुआ है, साथ आपने ब्रोच भी लगाया हुआ है, बड़े तैयार हो के आए हो आप। इतना तो नहीं। आपके लिए गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? हसन। हसन, बड़ों के क्या बनेगा? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए गिफ्ट। आपका नाम क्या है? बाबर। बाबर। बाबर क्या बनेगा बड़ा के? क्रिकेटर।
क्रिकेटर बनोगे आप? ज़बरदस्त, मतलब आप स्टार बनोगे। चलिए जी, एक अच्छे से स्टार के लिए गिफ्ट। सुंदर्स फाउंडेशन के इस वक्त डेंटिस्ट्री में मौजूद हूँ। यहाँ पे बाकायदा डेंटिस्ट आते हैं, रेगुलर बेसिस पे डेंटिस्ट बैठते हैं, उनकी टाइमिंग होती है यहाँ पर सेट जो होते हैं और आप लोगों का इलाज करते हैं। और यहाँ का आप डेंटिस्ट्री रूम भी देख सकते हैं कितना हाइजीनिकली, कितना क्लीन रखा गया इस रूम को। उसकी वजह ये है कि हमारे जो बच्चे हैं जिनको कोई दांत की ऐसी प्रॉब्लम हो, बजाय इसके कि किसी दूसरे अस्पताल में जाएं, किसी और सेंटर में जाएं, तो अल्लाह ने ये मेहरबानी फरमाई हुई है क्योंकि ये जगह किराए की है हमारी, ये सारी बिल्डिंग जो है। तो जब अपना हम हॉस्पिटल बना लेंगे तो फिर तो ये यानी बेड्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, ये चेयर्स भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो हमारा एक परमानेंट डेंटिस्ट है तो वो यहाँ पे इनको देखता है ताकि ये और कहीं ना जा सकें। इससे पहले आपने देखा बच्चों को ब्लड कहाँ लगाया जाता है, ये इनका डेंटिस्ट्री रूम था। आगे देखते हैं कि सुंदर्स में और क्या क्या है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुंदर्स फाउंडेशन के फिजियोथेरेपी सेंटर में। यहाँ पे डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस सेक्शन में क्या किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी सेंटर में क्या काम होता है? बेसिकली यहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर में हमारे पास बच्चे आते हैं हीमोफीलिया के और थैलेसीमिया के, जो कि हीमोफीलिया का सेंटर है यहाँ पे। तो मोस्टली इन बच्चों के जोड़ सूजे हुए होते हैं। तो ये तो एक्यूट केसेस में हमारे पास जोड़ों के सूजन के साथ, स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। क्रॉनिकली मोस्टली इनके कॉन्ट्रैक्चर बने होते हैं, यानी कि इनका जोड़ जाम होता है या अड़ा हुआ होता है किसी एक मखसूस एंगल के ऊपर। फिर हम उसकी फिजियोथेरेपी करके उसको ओपन करते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है यहाँ पे। सही, मतलब वो बॉडी पार्ट्स जो वैसे यूजुअली एक नॉर्मल इंसान के मूव हो रहे होते हैं या यूज़ हो रहे होते हैं, वो इन बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बॉडी पार्ट स्ट्रक हुआ होता है। उसके लिए आप एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं ताकि वो मसल यूज़ हो सके। जी डेफिनेटली। इसके अलावा थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं, जैसे कि अभी एक पेशेंट बैठा हुआ है। तो ये थैलेसीमिया के बच्चे मोस्टली आते हैं लो बैक ए के साथ। इनको कमर दर्द की शिकायत होती है, पट्टे इनके अकड़े हुए होते हैं। चूँकि इनकी थैलेसीमिया का बेसिकली बोन्स पे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, तो उसकी वजह से कैल्शियम लेवल कुछ इनका प्रॉपर नहीं होता ब्लड में इनका। और उसके अलावा जैसे जैसे इनका ब्लड लगने का टाइम करीब आता है तो उनके बॉडी के अंदर जो थोड़ा सा है ना इलेक्ट्रोलाइट का, वो इम्बैलेंस होता है। तो ये लोग भी हमारे पास पट्टों की दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं, अकड़े हुए होते हैं। तो उस टाइम फिर उनको रिलीफ प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे हम। नॉर्मल आदमी की फिजियोथेरेपी में और इस तरह के बच्चों की फिजियोथेरेपी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए जी, जो नॉर्मल पर्सन है उसकी और इन बच्चों की फिजियोथेरेपी थोड़ी सी डिफ़र है इस तरीके से, क्योंकि ये बच्चे जो हैं एग्रेसिव किसी किस्म की भी मूवमेंट या अग्रेसिव पैटर्न ट्रीटमेंट का हैंडल नहीं करते। इनको आपको बहुत कॉन्शियसली डील करना पड़ता है। आप इनको अगर लेट्स सपोज आप जॉइंट को मोबिलाइज करवा रहे हैं किसी भी केस में, हीमोफीलिया में मोस्टली जो कि हम करते हैं, तो एक आम पर्सन का जब जोड़ स्टक हुआ होता है, लाइक फ्रोज़न शोल्डर में मोस्टली जोड़ स्टक हुआ होता है, उसको हम ओपन करने के लिए बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। समटाइम्स उसको थ्रस्ट देना पड़ता है हमको। लेकिन इनके केस में हम वो नहीं कर सकते क्योंकि इनमें जॉइंट में ब्लीडिंग होती है। हीमोफीलिया इटसेल्फ एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से आपको बहुत एहतियात से इसको डील करना पड़ता है। अगर आप थोड़े से भी अग्रेसिव हो जाएं तो अगले दिन ही बजाय के वो ठीक होने के मज़ीद आपको शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसी रूम में एक और शख्सियत भी तशरीफ़ रखती हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज उन सितारों से मुलाकात हो रही है कि जिन्हें शायद हम बहुत कम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। असलम कमाल साहब यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, बस जिस हालत में हूँ थोड़ा सा ये मुझे महीनावार ब्लड लेना पड़ता है क्योंकि मेरे यहाँ जो कमी बोन मैरो का, मैं असल में मरीज़ बोन मैरो का, तो वो जो रिक्वायर्ड ब्लड या उसके जो आगे क्या आप उसको सेल्स वगैरह हैं वो उस रिक्वायर्ड तादाद में नहीं होते, तो मैं इस सुंदर्स फाउंडेशन में आ जाता हूँ। और ये जितनी देर यहाँ बैठता हूँ यकीन जानिए कि दिल से दुआएं निकलती हैं कि ये जगह इतनी मुक़द्दस जगह है, ये सुंदर्स फाउंडेशन इतनी काबिल एहतराम जगह है जो इस माशरे में हम जैसे लोगों को या हमसे बहुत बेचारे जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनको ये रिलीफ़ देते हैं, प्रोवाइड करते हैं,
हमने देखा वो खाना भी यहीं खाते हैं, वो चाय भी यहीं पीते हैं, वो और जिस तरह डॉक्टर साहब को मसलन अभी जो ये फिजियोथेरेपिस्ट इतना शानदार इंसान है, मैं अब कोई 4-5 साल से आ रहा हूँ और इनसे मेरी मुलाकात रहती है। ये बिल्कुल खालिद अब्बास डार साहब मेरे सामने खड़े हैं, इस डॉक्टर को देखकर और यहाँ के सारे अमले को देखकर मुझे यूँ लगता है जैसे मैं पेंटिंग कर रहा हूँ और इसी तरह ये भी लोग अपने अपने सब्जेक्ट को पेंट कर रहे हैं यहाँ पे, उस ध्यान से, उस नफासत से, उस ज़ौक़ व शौक़ से। तो ये चूँकि खिदमत खल्क का एक बहुत बड़ा ज़रिया और एक है जिसे कहते हैं, तो मेरी दुआ ये है और कि अल्लाह पाक इन लोगों के वसाइल में इजाफ़ा करे, इनको और ये बाबरकत काम कर सकें। मुझे कोई बीमारी नहीं है सिवाय इसके। आपको वैसे भी कोई बीमारी नहीं, आप सोसाइटी की एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो लोग सोसाइटी में निखार लेकर आते हैं। मेरे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें जो आपको देख रहे हैं? उनके लिए यही पैगाम है, मैं कहता हूँ कि वो मेरा ही नहीं, वो हमारे दीन का भी पैगाम ये है कि हम जो इंसान हैं वो इंसानों के लिए पैदा हुए हैं, कि हम में कोई पीछे रह जाए, हम में कोई कमज़ोर हो, हम में कोई बेचारा हो तो हम उसका चारा बने, उसके पास बैठें, उसकी हेल्प करें। और नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, जिनकी इतनी जामे तारीफ़ जो है वो सुभान अल्लाह के वो आला इंसान, मुकम्मल तरीन इस कायनात का अजीम तरीन हसीन तरीन मखलूक, उसकी भी खूबी उनकी बेगम साहिबा ने माँ जी खदीजा के पास जब आप वो उससे गारे हिरा से जब बड़े परेशान से होके आए तो अजीब बात, वो माँ जी ने जो आखिर ज़मान नबी आखिर ज़मान अपने शौहर को जो हौसला दिया वो ये था कि नहीं आपको कुछ नहीं होगा, आप तो यतीमों के वाली बनते हैं, आप तो गरीबों के काम आते हैं, आप तो ज़ईफ़ों के काम। यानी देखिए कि इंसान का असल में ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि इंसान के लिए काम करे। सो ये अदारा जो है ये एक मिशल है, मैं कहता हूँ। यहाँ मैं अपने डार साहब को देखता हूँ, सोहेल साहब को देखता हूँ जो हमारे ही हैं, तो बड़ी खुशी होती है। हम भी जो कुछ हो सकता है वो पेश करते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि उसका कोई मुआवजा, कोई मुकाबला उससे नहीं जो हम यहाँ से हासिल करते हैं। सीधी सी। और ये बहुत खूबसूरत पैगाम आपने मेरे नाज़रीन को दिया है कि अगर बूंद बूंद मिल जाए तो वो एक दरिया बन जाती है और दरिया मिलके हमेशा समंदर बना करते हैं। डॉक्टर, आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इमरान साहब, ये डायग्नोस्टिक आपका सेंटर है कि जहाँ पर आपके पास ब्लड आता है, ब्लड जब यहाँ पर आता है उसके बाद फिर क्या किया जाता है? बेसिकली जो ब्लड हम कलेक्ट करते हैं उसको हम मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। लाइक कि हम यहाँ पे थैलेसीमिक एज वेल एज हीमोफिलिक पेशेंट को केटर करते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो थैलेसीमिक बच्चों को लगा दिए जाते हैं और जो वाइट सेल्स हैं जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं वो हीमोफिलिक पेशेंट्स को लगा देते हैं। इसके अलावा जो ब्लड डोनर्स हमें ब्लड डोनेट करते हैं उससे हम एक और कंपोनेंट जो है स्टेक करते हैं, सेपरेट करते हैं। दैट कंपोनेंट इज़ अ प्लेटलेट्स। आपको पता है जो डेंगू की प्रेवलेंस थी राउंड द क्लॉक जो है ना वो अंडर द सुपरविजन ऑफ खालिद अब्बास डार साहब और जो हमारे मुन्नू भाई अल्लाह ताला उनको जवाहर रहमत जगह दा फरमाए, उनकी सारी काविश थी कि हमने पूरे पंजाब में जो है वो प्लेटलेट्स भी जो जब प्रेवलेंस थी डेंगू की 2012 में 11 में तो बहुत ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट जो पेशेंट्स हैं उनको हमने ब्लड ये प्लेटलेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। अब जो है जो ब्लड डोनर्स हम ब्लड डोनेट करते हैं उसके हम यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं। आपको पता है कि क्योंकि ये थैलेसीमिक बच्चे जो होते हैं ऑलरेडी इतनी मिजरेबल लाइफ गुजार रहे होते हैं कि हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है रिगार्डिंग द ट्रांसफ्यूजन। तो फॉर दैट पर्पज़ हम वी हैव अ स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, यानी कि ये हमारी प्री रेक्विजिट है कि हम उसको ब्लड को प्रॉपर चेक करते हैं रिगार्डिंग हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस और तब हम ट्रांसफ्यूज करते हैं।
हाँ जी। और आपके पास जो इतनी मशीनें यहाँ पे आपने रखी हुई हैं, ये क्या क्या सिस्टम है इनके, उनके क्या क्या काम है? आपको पता है क्योंकि ये बहुत ही फ्रेजाइल किस्म की प्रोडक्ट होती है ब्लड, और ये वेन टू वेन इसका हमें मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम इस ब्लड को प्रॉपर तरीके से रेफ्रिजरेट करते हैं, स्टोर करते हैं। ना सिर्फ ये है कि हम स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट पे रिलाई करते हैं, बल्कि हम इसको मैनुअल इसका टेम्परेचर भी चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुआ और ब्लड प्रोडक्ट जो ख़राब हो गया। तो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होती है। ना सिर्फ ये है कि ब्लड, जैसे आपको दिखाएगा कि ये ब्लड है हमारे पास, मुख्तलिफ किस्म के जो ब्लड के जो मुख्तलिफ डोनर्स होते हैं, हम उनके रेड ब्लड सेल्स को हम इस तरह स्टोर कर लेते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। और जो इसका सेपरेट पार्ट है एक और जो कि प्लाज्मा कहलाता है, वो जी वाइट ब्लड सेल्स हम कह सकते हैं। और फर्दर जो इस वाइट ब्लड सेल्स को जो है ये हम एपोपिक फॉर्म में जो है हम स्टोर करते हैं। इसको निकालने देते हैं, ये आप देखेंगे ये फ्रोज़न फॉर्म में होता है, और जब हम इसको सेपरेट करते हैं तो फ्रीज़ कर लेते हैं, और ट्रांसफ्यूजन से पहले इसको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट करते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि हीमोफिलिक पेशेंट्स को जो ना वो ट्रांसफ्यूज़ होते हैं। तो इसके अलावा इस ये जो सारा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के दौरान आप लोग किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? प्लाज्मा कलेक्ट करना हो या रेड ब्लड सेल को कम अलग करना हो, किस तरह से इनको मेंटेन करते हैं? लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये तमाम जितने भी ब्लड से प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। उनमें हम प्रॉपर रेफ्रिजरेट करते हैं इसको। इसका जो ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है -70 होता है, इसको हम -70 भी ही स्टोर करते हैं। और जो ब्लड हमारा पैक सेल रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़रूरत पड़ती है उसको स्टोर करने की, तो हम प्रॉपर उसको स्टोर करते हैं। और इसके अलावा बैक साइड पर जो रूम है यहाँ पर आप जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है, आपको पता है कि थैलेसीमिया जो विरासती बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है, तो इसका कोई क्योर नहीं है। सिर्फ इसका एक ही हल है, वो है प्रिकॉशनरी मेजर्स, उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि उसको लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। इस तनाजुर में जो है हमारे खालिद अब्बास डार साहब जो डायरेक्टर हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ये इनका काविश ये होती है कि हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाते हैं। एक तो जो यंगस्टर्स होते हैं उनको हम अवेयर करते हैं अबाउट, हाँ जी, क्यों अवेयरनेस पैदा करते हैं, क्योंकि आपको पता है मालदीव, साइप्रस, ईरान, इस तरह के मुल्क हैं जहाँ पे अब थैलेसीमिया ज़ीरो थैलेसीमिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में डे बाई डे बढ़ रहा है ये, उसकी वजह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो हमारे खालिद अब्बास डार साहब इनकी, और हमारे जो यासिन खान साहब जो प्रेसिडेंट हैं सुन्नत फाउंडेशन के, इन सब की जो हमारे जो हमें सुपरवाइज़ करते हैं, इनकी ये काविश है और इनकी ये ख्वाहिश है कि 2025 तक हम इसको थैलेसीमिया को, लाहौर को थैलेसीमिया फ्री बनाएं, ठीक है। उसके लिए हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं और वहाँ पे कैंप्स अरेंज करते हैं, अवेयरनेस सेमिनार्स अरेंज करते हैं। उसमें खालिद साहब भी खुद जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अपना टेस्ट करवाएं। क्यों उस पर्पज़ के लिए हमने एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया बाय द नेम ऑफ सनमैक। आई प्लीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम हमने सनमैक रखा हुआ है। सनमैक स्टैंड फॉर सुंदस फाउंडेशन मोलेकुलर एनालिसिस सेंटर। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करवाने में आपको पता है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना हमारी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हम उस पर डोनेशन पर रिलाई करते हैं। तो फर्दर जो हमारे खालिद अब्बास डार साहब हैं और ये यासिन खान साहब हैं हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन सब ने हमें ये कहा कि क्यों ना हम इसके एरेडिकेशन के ऊपर भी काम करें, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि जो इनकी लाइफ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो थैलेसीमिया मेजर पेशेंट्स की लाइफ है ना, वो मैक्सिमम 20 ईयर्स तक है, 22, 23 तक मैक्सिमम जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस इनमें पैदा हो जाती हैं अलॉन्ग जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं। तो इसका मेन जो होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। उस मकसद के लिए हमने ये सनमैक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था। अल्हम्दुलिल्लाह खालिद अब्बास डार साहब और दूसरे जो हमारे सरबराही करते हैं हमें, वो लोगों को भी इस बारे में मोटिवेट करते हैं कि हमें डोनेट करें। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए आप लोग क्या करते हैं? जी, हम बेसिकली मुख्तलिफ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ कैंप्स अरेंज करते हैं, सेमिनार्स अरेंज करते हैं, और ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, चेक किया जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। और दूसरा ये है कि मुझे इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली हमारे जो सीनियर्स की तरफ से, कि जो मैंने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था सनमैक का, इसका जो कॉस्ट थी पहले वो 37,000 थी। मैंने खुद इसको डिज़ाइन किया, ये 250 रुपये का टेस्ट कर दिया। 37,000 से 250 रुपये पे हम ले आए हैं इसको, क्योंकि वो टेस्ट जो बाहर 37,000 रुपये में किए जा रहे हैं, वो सुंदस फाउंडेशन में 250 रुपये का बना दिया हमने, क्योंकि खुद इसके डिज़ाइन किए हैं, प्राइमर्स मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं। डॉक्टर साहब जापान गए, अमेरिका गए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर साहब के पेपर जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डॉक्टर साहब इस टेस्ट पे कितना प्रोसीजर लगता है? ये टेस्ट किस तरह से होता है जो आप लोग मतलब ब्लड टेस्ट के जरिए चेक करते हैं?
जी जी, ये जस्ट लाइक सीबीसी होता है उसी तरह के हम ब्लड इसमें कलेक्ट करते हैं। और लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि ये जेनेटिक टेस्टिंग का, क्योंकि यहाँ पे ये सारी जेनेटिक टेस्टिंग होती है, तो हम डीएनए चेक करते हैं। डीएनए सेक्शन के बाद इस विंडो के जरिए इधर आ जाता है और यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से पीसीआर मशीन जो है, रियल टाइम पीसीआर मशीन, कन्वेंशनल पीसीआर मशीन हमारे पास मौजूद है। उसके बाद ये जो हम इसको एम्पलीफाई कर लेते हैं, प्रोडक्ट को आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट जो है, उसको वहाँ पर हम विजुलाइज करते हैं, देखते हैं। तो इसके डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं इस रिसर्च लैब के। इसके अलावा मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा आपको, ना सिर्फ ये है कि हम इन बच्चों के लिए जो ट्रीटमेंट है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है जो इनकी क्वालिटी लाइफ को बढ़ाती है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा हम रिसर्च ओरिएंटेड काम भी करते हैं। हम यहाँ पे PhDs, FCPS, जो MS, MPhil, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंडक्ट करते हैं, यहाँ पे उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइड रिगार्डिंग द रिसर्च वर्क। वो यहाँ पे रिसर्च करते हैं, अपने अपने थीसिस कंप्लीट करते हैं, और जो भी उसका आउटकम आता है रिसर्च का, वो अल्टीमेटली इन बच्चों के लिए फ़ायदेमंद होता है, जो हम वो करते हैं इम्प्रूवमेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान। नाज़रीन, ये था आज का हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम सुंदस फाउंडेशन के साथ, जहां मैं बतौर ऑब्जर्वर आई थी कि यहाँ जाके देखा जाए कि यहाँ किस तरह से काम किया जाता है। लेकिन जहाँ आकर मालूम पड़ा कि सुंदस फाउंडेशन बच्चों के लिए एक महफूज इदारा है। यहाँ पर हर किस्म की माली मुआवनत भी की जाती है और हर तरह से बच्चों का ख्याल रखा जाता है। जो इनका मयार लाहौर में मौजूद है, वही मयार इनका बाकी 8 सेंटर्स में भी पाया जाता है। लेकिन जाने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे आज से मैंने ये अहद किया है कि मैं भी वॉलंटियरली इस इदारे के साथ काम करूँगी, हम सब लोगों को अपने अपनी तहत जो है हर जगह पर वॉलंटियरली कहीं ना कहीं काम करना चाहिए और इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फ़ाइज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।